साल 2014 के बाद इस देश की राजनीति में कांग्रेस की जो छीछालेदर हुई है, उसमें कई सारे लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। और उन कई सारे लोगों की सूची अगर हम बनाएं तो उस सूचीकांक में सबसे ऊपर आप जिन लोगों को रखेंगे उसमें एक नाम इस इंसान का भी होगा। ये कौन है? ये है आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के इस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जब बनी थी साल 2013 में, तो उसके पीछे की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा मूवमेंट, जहां पर महात्मा गांधी जैसे दिखने वाले इस इंसान के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जैसे कई सारे लोग मिल करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन का और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी मुहिम चला रहे थे। और उस वक्त कांग्रेस की जो सरकार थी इस देश में, यूपीए वाली, जहां पे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में इस पूरे के पूरे मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। और उस पूरे के पूरे मूवमेंट से ही निकली थी ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल, वो यूं तो खुद को सच्चा ईमानदार बताते हैं और कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन क्या सचमुच में आम आदमी पार्टी उस तरीके से आज अपने फॉर्मेशन के लगभग 10 साल जब उसको पूरे हो चुके हैं, तब वो वैसे ही काम कर रही है जैसा उसने वादा किया था? क्या सचमुच में उसने अपनी पॉलिटिकल लाइन चेंज नहीं किया है? क्या सचमुच में आज भी वो आइडियोलॉजिकली जहां से शुरू हुई थी आज भी वहीं पर है? और क्या फ्यूचर है आम आदमी पार्टी का? और कहीं आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में आने वाले कई शगुफों में से एक तो नहीं, जो ये दावा तो कर रही है कि वो नेशनल पार्टी बनेगी, मगर उसके पास क्या सचमुच में इतना बूता है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में उस तरीके का रोल निभा सके? तो इन्हीं कुछ विषयों पर इस नजरिया के एपिसोड में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या है और किस तरीके से समय के साथ आम आदमी पार्टी के भी गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट होते आए हैं। तो आम आदमी पार्टी जब इस देश में पहली बार सत्ता में आई थी तो वो था साल 2013 का, जब कुछ 50 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी वो बनी कैसे? इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। और करप्शन उनके हिसाब से इंडिया में कौन कर रहा था सबसे ज्यादा? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार। लेकिन शायद आपको ताज्जुब हो इस बात को जानकर कि साल 2013 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस पद पर वो पहुंचते हैं कांग्रेस पार्टी की सहायता से। खैर, वो उसके बाद कुछ दिनों के बाद इस्तीफा दे देते हैं और 2015 में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट्स जीतती हैं और एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल करती है दिल्ली की विधानसभा में। उसके बाद लगातार वो दावा करती है कि अगले 5 साल उसने काम किया और 2020 में फिर से मैंडेट रिपीट होता है और 70 में से 63 सीटें, यानी मात्र 7 सीटें मिलती हैं ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी को। और उसके अलावा बाकी की सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी बड़ा स्वीप करती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दिल्ली में जो उन्होंने काम किया, दिल्ली मॉडल बेचते हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल देश भर में। वो जहां जहां जाते हैं दिल्ली के मॉडल का प्रचार करते हैं। और 2017 में भी उन्होंने पंजाब में ये कोशिश की थी, मगर 2017 में तो वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन साल 2022 में जब कांग्रेस पार्टी के अंदर पंजाब में एक लीडरशिप क्राइसिस चल रही थी, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया था और चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया था मुख्यमंत्री उस वक्त, और जब अकाली दल बहुत कमजोर था, कहीं ना कहीं पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के झाड़ू वाले सिंबल में एक उम्मीद देखी और झाड़ू लगाकर बाकी की राजनीतिक दलों को पंजाब के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल गायब कर दिया। और आज की तारीख में 2022 के चुनावों के लगभग 1.5 साल बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान बहुत ही जोर शोर से मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज की तारीख में आप पंजाब का हाल देखें तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ या डेवलपमेंट पंजाब में नहीं हुई है इन 1.5 सालों में। इसके अलावा अगर आप देखें तो करप्शन पे बहुत जोर रहता है, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत जोर रहता है अरविंद केजरीवाल का। और वो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारे पास तो पुलिस नहीं है दिल्ली में, वरना तो हम दिल्ली को वाशिंगटन बना ही दिए होते। तो उनसे जब पंजाब के बारे में सवाल पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन पंजाब के बारे में अभी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ये भी कह सकते हैं कि अभी तो उन्हें सत्ता में आए सिर्फ 1.5 साल का वक्त बीता है, अभी तो उनके पास 3.5 साल बचे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप उनका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो पूरे 5 साल के कार्यकाल को एक ओवरव्यू देंगे। लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, इसीलिए अभी हम पंजाब के बारे में कोई बहुत ही स्पेशल टिप्पणी करने की हालत में नहीं है। हाँ,
ये ज़रूर अभी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस आए हैं, करप्शन के काफ़ी मामले रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में, मगर आज भी करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है पंजाब में, और इससे आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता भी डिनाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं हमारे मेन इशू पे। वो राज्य जहाँ पर कहीं ना कहीं केजरीवाल अपना मॉडल गाते रहे और कहते रहे कि यहाँ पर देखिए हमने क्या काम किया, वो राज्य है दिल्ली। तो जब भी दिल्ली की बात होती है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बात होती है, हेल्थ केयर सिस्टम की बात होती है, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में और हेल्थ केयर सिस्टम में दिल्ली की सरकार ने शानदार काम किया है पिछले 7-8 सालों में। लेकिन क्या दिल्ली की सरकार सिर्फ शिक्षा व्यवस्था और हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करने आई थी? क्या इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट्स उनकी रीच में नहीं थी? माना कि क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है, आज की तारीख में ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं है उनके पास अधिकारियों की, लेकिन इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स थे जहाँ पर वो काम कर सकते थे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था वो पॉल्यूशन को लेकर कई बड़े कदम उठाएंगे, मगर आज जब भी उनसे पॉल्यूशन का नाम पूछा जाता है कि दिल्ली में क्यों है पॉल्यूशन, उनका सिंपल जवाब एक होता है कि हरियाणा और पंजाब से पराली आती है जलकर, इसीलिए दिल्ली गंदी हो जाती है। तो क्या 2015-14 में जब वो आए थे और पॉल्यूशन कर रहे थे, तब पराली नहीं जलाई जा रही थी हरियाणा में और पंजाब में? तो ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि पॉल्यूशन के क्षेत्र में क्यों उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे हमारे देश की राजधानी जो है उसकी हवा थोड़ी सुधर पाए, और जब इंसान मॉर्निंग वॉक पे निकले तो उसे ऐसा ना निकले कि वो सिगरेट के धुएं की कश ले रहा है। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सिक्योरिटी। वो है विमेन सिक्योरिटी। अरविंद केजरीवाल की जब सरकार दिल्ली में आई थी तो उन्होंने कहा था वो विमेन सिक्योरिटी को लेकर कई ठोस कदम उठाएंगे, और सीसीटीवी कैमरा भी लगने थे पूरी दिल्ली में। लेकिन आज की तारीख में साल 2023 में जब उनको सत्ता में आए, लगभग 8 साल हो चुके हैं, इस वक्त भी दिल्ली में सारी जगहों पर सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे हैं, और विमेंस के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए दिल्ली कितनी साफ जगह है, कितनी सुरक्षित जगह है, ये तो आप और मैं अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसके अलावा जो अगली बड़ी चीज़ अरविंद केजरीवाल ने कही थी वो थी अर्बन प्लानिंग। आप देख रहे होंगे दिल्ली के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा बेतरतीबी से घर बने हुए हैं, घर के ऊपर घर बने हुए हैं, जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह दावा किया था कि वो अर्बन प्लानिंग को लेकर बहुत काम करेंगे दिल्ली में, लेकिन सेम चीज़ 8 साल होने को आए, लेकिन अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार ने कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा जो मेरा दिल्ली के परिपेक्ष वाला लास्ट पॉइंट है वो है कि एक और वादा जो दिल्ली सरकार ने किया था वो था कि पूरे दिल्ली में फ्री वाईफाई देंगे। अब फ्री वाईफाई के बारे में मैं क्या ही टिप्पणी करूं, दिल्ली में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन खैर ये बात याद दिलाना ज़रूरी था कि उन तमाम वादों में जिसमें ये कहा गया था कि हम दिल्ली को बदलेंगे, उसमें सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात नहीं की गई है। हाँ, एजुकेशन और हेल्थ केयर में अच्छा काम हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ केयर का ढिंडोरा पीटने आए थे? ऐसा नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सचमुच में इस देश की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको आम आदमी पार्टी डोमिनेट कर पाएगी? तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे डोमिनेट कर पाएगी, नेशनल पार्टी तो बन ही गई है ना आम आदमी पार्टी, तो डोमिनेट करना ना करना वो तो बाहर की बात है, कम से कम नेशनल लेवल पे तो आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए तो नेशनल पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी भी है इस देश में, उनकी उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट है। वो राज्य जहाँ से वो पार्टी बनी उसकी एक सीट है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि नेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने में और नेशनल लेवल पे अपने आप को नेशनल पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेशनल पार्टी अब कागज़ों पर तो बन गए हैं, पर क्या आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त इस देश में उस तरीके का नेटवर्क है जैसा बीजेपी और कांग्रेस के पास है? जवाब है नहीं। इसके अलावा जो अगली मेजर इशू है आम आदमी पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स में उस तरीके से डोमिनेट करने में, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल उनके एकमात्र नेता है, और उनके पास कोई अगर एकमात्र फैक्टर है, एकमात्र मॉडल है जिसके ज़रिए वो खुद को प्रोपोगेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को, जो नॉर्थ इंडियन वोटर हैं आपके, उसको तो अपील कर सकते हैं, लेकिन जो साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट वोटर्स हैं उनको उस तरीके से अपील नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल एज अ लीडर। और ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल ग्रोथ में। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैंने कही थी पॉलिटिकल लाइन की, क्या सचमुच में आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिकल लाइन पर आज तक बरकरार है? तो जवाब है नहीं। आम आदमी पार्टी इस देश की सत्ता में आई थी कांग्रेस पार्टी को गालियां देते हुए, मगर आज की तारीख में ये तस्वीरें किसी से छुपी नहीं हुई है। जब अरविंद केजरीवाल जो ये दावा करते थे कि मैं एक अलग राजनीति कर रहा हूँ, मैं सारे लोगों से अलग हूँ और बहुत हट के मैं राजनीति कर रहा हूँ, वो जब विपक्षी एकता वाले गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो यूनिकनेस थी, वो जब कहते थे ना कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरों से अलग हूँ, जब वो चोर शब्द इस्तेमाल करते थे भाजपा और कांग्रेस के लिए,
तो आज की तारीख में वो उन्हीं चोरों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाइंस पर भी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है उस वक्त से जब वो बनी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने नज़रिया के इस एपिसोड में आपको बताने की कोशिश की, ताकि आपको नेशनल पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी का क्या रोल है नेशनल पॉलिटिक्स में, इन दोनों चीज़ों पर थोड़ी बहुत समृद्धि हासिल हो और आप समझ पाएँ कि नेशनल पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं भविष्य में। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड, और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे नज़रिया।